हेलो दोस्तों, मैं पंकज यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सीरीज में। हमने अब तक बात कर ली थी जेनेटिक्स में यूज होने वाले टर्म्स के बारे में और मेंडल की बायोग्राफी के बारे में। अब हम बात करेंगे मेंडल के अनसक्सेस होने के रीजंस के बारे में और सक्सेस होने के रीजंस के बारे में। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मेंडल की असफलता के कारणों के बारे में। असफलता के कारण। असफलता के कारण, मेंडल की असफलता के तीन मुख्य कारण थे। एक था संचार की सुविधाएं या संचार के संसाधन। दूसरा कारण था मैथ का यूज। और तीसरा कारण था इनकी असफलता का कारकों की भौतिक उपस्थिति। कारकों की भौतिक उपस्थिति। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संचार के संसाधन। मेंडल जिस समय वंशागति का अध्ययन कर रहा था उस समय संचार के संसाधन आज की तुलना में कम थे, जिसकी वजह से मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट करके निष्कर्ष निकाला वो उसका अधिक लोगों तक नहीं पहुंचा पाया, या हम यूं बोल सकते हैं अपने निष्कर्षों का प्रचार नहीं कर पाया। मैंने क्या बताया कि मेंडल जिस समय वंशागति का अध्ययन कर रहा था उस समय संचार के संसाधन कम थे, जिसकी वजह से मेंडल अपने निष्कर्षों को अधिक लोगों तक नहीं पहुंचा पाया, जिसकी वजह से क्या हो गया, मेंडल असफल हो गया। आज हमारे पास संचार के संसाधन काफी है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को काफी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उस समय ये नहीं थे, जिसकी वजह से क्या हो गया, मेंटल असफल हो गया। तो पहला कारण क्या हो गया, उस समय संचार के संसाधन कम थे, जिसके कारण मेंडल अपने निष्कर्षों को अधिक लोगों तक नहीं पहुंचा पाया। पहला कारण क्या होगा, संचार के संसाधन, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेंडल अपने निष्कर्षों को अधिक लोगों तक नहीं पहुंचा पाया। और दूसरा मेंडल की असफलता का कारण क्या था, मैथ का यूज। दूसरी असफलता का कारण क्या था इनका, मैथ का यूज। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करके जो निष्कर्ष निकाले उनको समझाने के लिए मैथ का यूज किया, जो समय के वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आया। मैंने क्या बताया कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करके जो निष्कर्ष निकाले उनको समझाने के लिए मैथ का यूज किया, जो समय के वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आया। मेंडल ने अपने निष्कर्षों को समझाने के लिए मैथ का यूज किया, जो उस समय के वैज्ञानिकों को समझ नहीं आया। जिसके कारण क्या हुआ, मेंडल असफल हो गया। और तीसरा मेंडल की असफलता का कारण क्या था, कारकों की भौतिक उपस्थिति। मेंडल ने यह तो बता दिया कि अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कारकों के द्वारा जा रहे हैं, लेकिन मेंडल यह नहीं बता पाया ये कारक कहां पर उपस्थित होते हैं और इन कारकों का अनुवांशिक संगठन क्या होता है। तो मेंडल की असफलता का तीसरा कारण क्या होगा, मेंडल कारकों की भौतिक उपस्थिति तथा इनका आनुवांशिक संगठन नहीं बता पाया।
की असफलता का तीसरा कारण क्या होगा? मेंडल कारकों की भौतिक उपस्थिति व आनुवांशिक संगठन नहीं बता पाया, जिसकी वजह से क्या हो गया? मेंडल असफल हो गया। अब हम बात कर लेते हैं मेंडल की सफलता के कारण, कि मेंडल की सफलता के कारण क्या क्या थे। सफलता के कारण, तो मेंडल की सफलता का पहला कारण तो क्या था कि मेंडल ने एक बार में केवल एक या दो जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल की सफलता का पहला कारण क्या था कि मेंडल ने एक बार में केवल एक या दो जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। तो पहला कारण क्या होगा सफलता का? एक बार में केवल एक या दो जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। ये क्या होगा? मेंडल की सफलता का पहला कारण होगा। और मेंडल की सफलता का दूसरा कारण था कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पादप को चुना। दूसरा सफलता का कारण क्या है? मटर का चुनाव। सफलता का दूसरा कारण क्या हो जाएगा? मटर का चुनाव। अब मटर के पादप को चुनने से इनको क्या क्या बेनिफिट हुआ उनको एक बार देख लेते हैं। पहला बेनिफिट तो ये हुआ कि जो मटर का पादप होता है वो एक वर्षीय होता है, जिसके कारण मेंडल ने कम समय में ही इसकी अधिक पीढ़ियों का विश्लेषण कर लिया। मैंने क्या बताया कि मटर का पादप होता है वो एक वर्षीय होता है, जिसके कारण मेंडल कम समय में इसकी अधिक पीढ़ियों का विश्लेषण कर लिया। अगर मेंडल मटर के पादप को ना चुन के बरगद का पादप चुन लेता अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, तो कितनी पीढ़ियों का विश्लेषण कर पाता? एक भी पीढ़ी का विश्लेषण नहीं कर पाता, क्योंकि बरगद का जो पादप होता है उसका जीवन काल होता है 350 से 500 वर्ष। ठीक है, तो मेंडल एक भी पीढ़ी का विश्लेषण नहीं कर पाता। तो पहला बेनिफिट तो क्या हो गया? मटर एक वर्षीय होता है, जिसके कारण मेंडल कम समय में इसकी अधिक पीढ़ियों का विश्लेषण कर लिया। मैंने क्या बताया कि मटर एक वर्षीय होता है, जिसके कारण मेंडल कम समय में इसकी अधिक पीढ़ियों का विश्लेषण कर लिया। और दूसरा इसको बेनिफिट क्या हुआ मटर के पादप को चुनने का, कि मटर के पादप में स्वपरागण होता है, जिसके कारण शुद्ध लक्षण आसानी से प्राप्त हो गए। मटर के पादप में क्या होता है? स्वपरागण होता है, जिसके कारण शुद्ध लक्षण इसे आसानी से प्राप्त हो गए। और दूसरा बेनिफिट क्या हो गया? स्वपरागण पाया जाता है। और तीसरा बेनिफिट क्या हो गया कि मटर में परपरागण भी करवाया जा सकता है। मटर में परपरागण भी करवाया जा सकता है, जिससे क्या होगा? जब भी हमें किसी विपरीत लक्षण वाले पादपों के बीच में क्रॉस करवाना होगा तो हम आसानी से करवा पाएंगे। परपरागण से क्या होगा? जब हमें किसी विपरीत लक्षण वाले पादप के साथ क्रॉस करवाना होगा तो हम आसानी से कर लेंगे। तो तीसरा बेनिफिट क्या हुआ? मटर में परपरागण करवाया जा सकता है। और मटर के पादपों को चुनने से चौथा बेनिफिट क्या हुआ कि मटर में विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। मटर में विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। ये क्या हो गए? मटर के पादप को चुनने के 4 बेनिफिट हो गए। और मेंडल की सफलता का तीसरा कारण क्या था? मेंडल ने
जो एक्सपेरिमेंट किए उन्हें काफी संख्या में किया। मैंने क्या बताया, मेंडल की सफलता का तीसरा कारण क्या था, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने काफी संख्या में किए। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है मेंडल और उसको उसका रिजल्ट मिल गया, उस रिजल्ट को कंफर्म करने के लिए मेंडल ने क्या किया, उसी एक्सपेरिमेंट को बार बार किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अगर हर बार अगर रिजल्ट समान आ रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारा प्रयोग क्या है, सही है। तो मेंडल की सफलता का तीसरा कारण क्या था, मेंडल ने प्रयोग काफी संख्या में किए। ये क्या हो गया, मेंडल की सफलता का तीसरा कारण हो गया। हमने मेंडल की सफलता के 3 कारण देख लिए। पहला कारण था मेंडल ने एक बार में केवल 1 या 2 जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। दूसरा कारण क्या था, मटर का पादप चुना। और तीसरा कारण क्या था, मेंडल ने अपने प्रयोगों को काफी संख्या में किया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको पता है मेंडल ने 7 जोड़ी विप्रेशी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था। किसने किया था, मटर में। मेंडल ने क्या किया, मटर में 7 जोड़ी विप्रेशी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। हम वो देख लेते हैं कि वो 7 जोड़ी लक्षण कौन कौन से थे। मैं लक्षण लिख रहा हूं इधर। तो पहला लक्षण तो क्या है, बीज का रंग। ठीक है, दूसरा लक्षण क्या है, बीज की आकृति। और तीसरा लक्षण क्या है, पादप की लंबाई या पादप की ऊंचाई, पादप की ऊंचाई। और चौथा लक्षण क्या है, पुष्प का रंग, पुष्प का रंग। और पांचवा लक्षण है पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति। छठा लक्षण है फली का आकार, फली का आकार। और सातवां लक्षण है फली का रंग, फली का रंग। अब इन्हें याद कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, जब हम मटर का पादप लगाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, बीज लाएंगे। तो बीज के 2 लक्षण, बीज का रंग और बीज की आकृति। अब बीज को बो दिया तो क्या बनेगा, पादप बन जाएगा। तो तीसरा लक्षण क्या हो जाएगा, पादप की ऊंचाई। अब पादप क्या हो गया, पादप लग गया तो पादप पे क्या लगेंगे, अब पुष्प लगेंगे। तो चौथा लक्षण क्या हो जाएगा, पुष्प का रंग। और पांचवा क्या हो जाएगा, पुष्प की स्थिति। 2 पुष्प के लक्षण हो गए। ठीक है, अब पुष्प लग गया, अब क्या लगेंगी, फली लगेगी। फली के कितने लक्षण, 2 लक्षण, फली का आकार और फली का रंग। याद रह जाएगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, हमें मटर का पादप लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीज लाएंगे। तो बीज के 2 लक्षण, बीज का रंग, बीज की आकृति। ठीक है, अब बीज को बो दिया, अब क्या लग गया, पादप लग गया। तो पादप का 1 लक्षण, पादप की ऊंचाई। ठीक है, अब पादप लग गया तो पादप के क्या लगेंगे, पुष्प लगेंगे। पुष्प के 2 लक्षण, पुष्प का रंग और पुष्प की स्थिति। ठीक है, अब क्या लगेंगे, पुष्प पे फली लगेगी। अब फली के 2 लक्षण, फली का रंग और फली का आकार। याद रह जाएगा। अब क्या है, इन सभी लक्षणों के क्या होते हैं, 2 रूप होते हैं। एक होता है प्रभावी लक्षण होता है, दूसरा क्या होता है, अप्रभावी। प्रभावी और दूसरा कौन सा होगा, अप्रभावी। तो बीज के रंग के लिए प्रभावी कौन सा हो जाएगा, गोल बीज क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। और झुर्रीदार बीज क्या हो जाएगा, अप्रभावी। ठीक है, बीज की आकृति की बात करें, सॉरी मैं गलत बोल दिया। बीज के रंग के लिए प्रभावी कौन सा हो जाएगा, पीला। और अप्रभावी कौन सा हो जाएगा, हरा। ठीक है, और बीज की आकृति के लिए प्रभावी कौन सा हो जाएगा, गोल। और अप्रभावी कौन सा हो जाएगा, झुर्रीदार। पादप की ऊंचाई के लिए प्रभावी कौन सा हो जाएगा, लंबा। और अप्रभावी कौन सा हो जाएगा, बोना। अब बात करें पुष्प के रंग के लिए प्रभावी कौन सा होगा, बैंगनी। अप्रभावी कौन सा होगा, सफेद। पुष्प की स्थिति के लिए प्रभावी कौन सा हो जाएगा, कक्षीय।
पर वायु कौन सा हो जाएगा, शीर्षस्थ। ए पर वायु कौन सा हो जाएगा, शीर्षस्थ। ठीक है। फली के आकार के लिए परवायु कौन सा हो जाएगा, फूली हुई फली क्या हो जाएगी, परवायु फूली हुई। और अपरवायु कौन सी हो जाएगी, पिचकी हुई। परवायु की। अगर फली के रंग की बात करें तो इसके लिए परवायु कौन सा हो जाएगा, हरा। और अपरवायु कौन सा हो जाएगा, पीला। ये क्या हो गए, 7 जोड़ी विप्रेशी लक्षण हो गए। अब हम बात कर लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एकल संकरण के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एकल संकरण। इसमें हम क्या करते हैं, एक जोड़ी विप्रेशी लक्षणों के अध्ययन करते हैं। एकल संकरण में क्या करते हैं, एक जोड़ी विप्रेशी लक्षणों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इसे हम क्या बोल देंगे, ऐसा क्रॉस जिसमें एक जोड़ी विप्रियासी लक्षणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अध्ययन करते हैं उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जब हम समयुग्नजी लंबे और समयुग्नजी बोने पादपों के क्रॉस करवाएंगे, समयुग्नजी लंबा और समयुग्नजी बोने पादपों के बीच में हम क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो F1PD में सभी पादप कैसे होंगे, लंबे प्राप्त होंगे। ये क्या है, जनक है, ये जनक है। अब जब ये क्रॉस करेंगे, इनसे क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। इससे जो युग्मक बनेगा उसमें कौन सा कारक उपस्थित होगा, कैपिटल टी कारक उपस्थित होगा। और इससे जो युग्मक बनेगा उसमें कौन सा कारक उपस्थित होगा, स्मॉल टी कारक उपस्थित होगा। ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक लंबा पादप बनाएंगे। और उसमें कौन कौन से कारक उपस्थित होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है। ये क्या है, युग्मक है, युग्मक। और ये क्या है, F1PD, F1PD। ठीक है। जब हम F2PD प्राप्त करते हैं तो क्या करवाते हैं, F1PD में 100 परागण कराते हैं। F2PD प्राप्त करने के लिए F1PD में क्या करवाएंगे, 100 परागण करवाएंगे या सेल पोलिनेशन, 100 परागण, या इसे क्या बोल सकते हैं, सेल पोलिनेशन। और F2PD में बनने वाले पादपों का जीनोटाइप और फिनोटाइप पता करने के लिए हम क्या करते हैं, चेकरबोर्ड विधि का उपयोग करते हैं। क्या करेंगे, F2PD में बनने वाले पादपों का जीनोटाइप और फिनोटाइप पता करने के लिए हम क्या करेंगे, चेकरबोर्ड विधि का उपयोग करेंगे। चेकरबोर्ड विधि, चेकरबोर्ड विधि। ये विधि किसने दी थी, पुनेट नाम का कोई साइंटिस्ट था, उसने ये विधि दी थी, पुनेट ने दी। इसमें क्या होगा, ये हम कोई चेकरबोर्ड बना लेते हैं एक बार। ठीक है। जब 100 परागण कराएंगे तो कितने प्रकार की युग्मक बनेंगे, 2 प्रकार की युग्मक बनेंगे। एक बनेगा कैपिटल टी और एक बनेगा स्मॉल टी। तो यहां पर ये युग्मक उतार लेते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है। और यहां पर भी यही युग्मक उतार लेते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये कैपिटल टी और कैपिटल टी युग्मक मिलकर क्या बनाएगा, समयुग्नजी लंबा पादप बनाएगा। ठीक है। और ये कैपिटल टी और स्मॉल टी युग्मक मिलकर क्या बनाएगा,
विषम युग्म जी लंबा पादप बनाएगा, ठीक है। और ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी युग्म मिलकर क्या बनाएगा, ये विषम युग्म जी लंबा पादप ये बनाएगा, ठीक है। और ये स्मॉल टी और स्मॉल टी मिलकर क्या बनाएगा, समयुग्म जी बौना पादप बनाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इनके लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप के बारे में। लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। अब यहां पे देख के बताओ लंबे पादप कितने हैं, 3 है, 1 2 3, लंबे कितने हो गए 3। बौने पादप कितने हैं, 1 ही है, तो लक्षण प्रारूप कितना हो गया, 3:1 हो गया। अब जीन प्रारूप देख लेते हैं, जीन प्रारूप या जीनोटाइप। समयुग्म जी लंबे कितने हैं, 1 है, 1, ठीक है। विषम युग्म जी लंबे कितने हैं, 2 है, 2। और समयुग्म जी बौना कितना है, 1 है। जीन प्रारूप कितना हो गया, 1:2:1 हो गया, ठीक है। लक्षण प्रारूप क्या हो गया, 3:1 हो गया। अब इसमें याद क्या रखना है, जब भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से बनने वाली F2PD में जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात क्या होगा, तो आपको ये याद रहना चाहिए, क्योंकि वहां पर ये पूरी प्रोसेस करके फिर थोड़ी ना आंसर निकालोगे आप, फिर तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हमें क्या है, ये डाटा याद रखना, जो ये डाटा है ना, लक्षण प्रारूप के लिए कितना है, 3:1, और जीन प्रारूप के लिए क्या है, 1:2:1। ये क्या रखना, याद रखना।